अरे बुढ़िया, इतना भी नहीं होता तुमसे। प्लस तक ढंग से नहीं कर सकती। पूरी सोसाइटी में बदबू फैला दोगी क्या? शांति देवी जैसे पत्थर बन गई। अक्षय कमरे से बाहर खड़ा था, नाक सिकोड़कर, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई गंदगी खड़ी हो। अक्षय बेटा, शांति देवी ने धीमे से कहा, प्लस की चैन ढीली है। कितनी बार कहा था ठीक करवा दो। बहाने मत बनाइए। अक्षय चिल्लाया। अब आपसे कुछ संभलता नहीं, ना शरीर ना घर। नंदिनी, देख रही हो अपनी माँ को? नंदिनी बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में नींद थी, चेहरे पर झिझक थी, मगर होठ बंद थे। वही चुप्पी शांति देवी के सीने में चाकू की तरह उतर गई। यही नंदिनी थी जिसे उन्होंने अकेले पाला था। पति के गुजर जाने के बाद शांति देवी ने करोल बाग की एक छोटी सी गली में शांति माँ का ढाबा जलाया था। सुबह 4 बजे उठना, आटा गूंदना, आलू उबालना, छोले चढ़ाना, 150 टिफिन बांधना, रात को हिसाब लगाना। इन्हीं हाथों ने नंदिनी को कॉलेज भेजा, शादी में सोना दिया और बाद में पुराना मकान, दुकान और गहने बेचकर यह फ्लैट खरीदा। कागजों में नाम सिर्फ एक था, शांति देवी मेहरा, लेकिन घर के मालिक की तरह चलता था अक्षय। वह खुद को बड़ा कारपोरेट मैनेजर कहता था, मगर खर्च उसकी कमाई से बड़ा था। नंदिनी इंस्टाग्राम पर साड़ी कैफे और रिसोर्ट की तस्वीरें डालती रहती। दोनों कहते, मम्मी बस 1 साल संभाल लो, फिर हम अपना घर ले लेंगे। वह 1 साल 2 साल बन गया। उन 2 सालों में शांति देवी ने किराया नहीं मांगा, बिजली का बिल दिया, मेंटेनेंस भरा, अक्षय की कार की ईएमआई तक समय पर जमा की। कभी क्रेडिट कार्ड का भुगतान रुकता तो कभी पुरानी बचत से कर देती। और आज भाई दामाद उन्हें आधी रात को बदबू का नाम दे रहा था। अक्षय जाते जाते फिर बोला, दरवाजा बंद करके फिनाइल डाल दीजिए। सच कहूं तो इस घर में रहना मुश्किल कर दिया है आपने। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। शांति देवी बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर आईने में खुद को देखा। सफेद बाल, झुकी पीठ, गीली आंखें और हाथ में फिनाइल की बोतल। उन्होंने बाथरूम सुबह 3:30 बजे तक रगड़ा, फर्श धोया, कमोड साफ किया, बाल्टी बदली, अगरबत्ती जलाई। इसलिए नहीं कि अक्षय सही था, इसलिए कि वह खुद को गंदा साबित नहीं होने देना चाहती थी। सुबह 7 बजे उन्होंने अदरक की चाय बनाई, पराठे सेके, आम का अचार टेबल पर रखा। अक्षय बिना देखे आया, कप उठाया और मोबाइल पर मीटिंग देखते हुए चाय पीने लगा। नंदिनी ने धीमे से कहा, मम्मी कल अक्षय बहुत थका हुआ था, ऑफिस का प्रेशर है। शांति देवी ने पहली बार अपनी बेटी को खाली आंखों से देखा। और अपनी माँ की बेइज्जती? उसका कोई प्रेशर नहीं होता। नंदिनी चुप रही। बस उसी पल शांति देवी समझ गई, यह झगड़ा नहीं था, यह फैसला था। दोनों के ऑफिस जाते ही शांति देवी ने अलमारी से नीली फाइल निकाली। रजिस्ट्री पेपर, बैंक पासबुक, फर्नीचर के बिल, ज्वेलरी बेचने की रसीदें, मेंटेनेंस की पर्चियां। फिर उन्होंने अपने पुराने ग्राहक बलवंत सिंह को फोन लगाया, जो अब सिंह मूवर्स एंड पैकर्स चलाता था। बलवंत बेटा, शांति देवी ने कहा, सबसे बड़ा ट्रक भेज अभी। दूसरी तरफ से आवाज आई, माँ जी कौन सा सामान? शांति देवी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जो मेरा है सब उठेगा। दोपहर के 12 बजे तक सोसाइटी के गेट पर बड़ा लाल ट्रक खड़ा था। 4 आदमी रस्सियां, कॉटन और कंबल लेकर ऊपर आए। बलवंत सिंह खुद भी आया। उसने शांति देवी के पैर छुए। माँ जी सच में सब ले जाना है? शांति देवी ने पूरे घर पर नजर डाली। ड्राइंग रूम का सोफा, टी कबोर्ड की सेंटर टेबल, टीवी यूनिट, मंदिर की चांदी की घंटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, माइक्रोवेव, बेड, गद्दे, पर्दे, बर्तन, हर चीज का बिल उसी फाइल में था। अक्षय और नंदिनी ने बस अपना कपड़ा, लैपटॉप और दिखावा लाया था। हाँ, उन्होंने कहा, एक चम्मच भी मेरा है तो जाएगा। मूवर्स ने सामान उतारना शुरू किया। पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। मिसेज मल्होत्रा ने पूछा, शांति जी सब ठीक तो है? शांति देवी मुस्कुराई, मगर मुस्कान में दर्द था। अब ठीक होगा। उन्होंने फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर हर चीज जाते देखी। वह सोफा भी, जिस पर बैठकर अक्सर मेहमानों से कहता था, घर तो अपना ही है। वह डाइनिंग टेबल भी, जहाँ नंदिनी ने कई बार दोस्तों से कहा था, मम्मी हमारे साथ रहती हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। ध्यान? शांति देवी के गले में कुछ अटक गया। मंदिर का सामान पैक करते समय वह खुद आगे बढ़ी। किशन जी की छोटी मूर्ति को कपड़े में लपेटा, माथे से लगाया और फुसफुसाई, अब चलो ठाकुर जी,
यहाँ आपकी भी इज्जत नहीं बची। शाम 5 बजे तक फ्लैट खाली हो चुका था। दीवारों पर सिर्फ कीलों के निशान थे। फर्श पर धूल की हल्की परत। रसोई में खाली सेल्फ। बेडरूम में न गद्दा न चादर, बस एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी, 2 सूटकेस और डाइनिंग एरिया में रखी रजिस्ट्री की कॉपी। शांति देवी ने ताला नहीं लगाया। उन्होंने चाबी चौकीदार को दी और कहा, नंदिनी आए तो कहना उसकी माँ नीचे मंदिर गई है। लेकिन वह मंदिर नहीं गई। वह सीधे करोल बाग की उस पुरानी गली में गई जहाँ कभी उनका ढाबा हुआ करता था। वहां एक बंद शटर था जिस पर धूल जमी थी। शांति देवी ने शटर को छुआ। आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं वापस आ गई, उन्होंने धीरे से कहा। उसी शाम अक्षय और नंदिनी लौटे। लिफ्ट से उतरते ही अक्षय फोन पर हंस रहा था। हाँ यार, वीकेंड पर गोवा प्लान करते हैं। दरवाजा खुला। दोनों अंदर आए और ठिठक गए। घर खाली था। अक्षय के हाथ से फोन गिर पड़ा। नंदिनी की सांस जैसे गले में अटक गई। टेबल की जगह फर्श पर पड़ी रजिस्ट्री की कॉपी पर एक पन्ना रखा था। उस पर शांति देवी की लिखावट थी। जिस घर में माँ बोझ लगे वहां माँ का सामान भी बोझ ही होगा, इसलिए सब हल्का कर दिया। अक्षर ने पन्ना उठाया, पढ़ा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या ड्रामा है, वह चिल्लाया। नंदिनी, तुम्हारी माँ पागल हो गई है। पूरा घर खाली कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नंदिनी वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें खाली दीवारों को देख रही थी। कल तक यही घर रंगों, तस्वीरों और रोशनी से भरा था। आज उसे पहली बार समझ आया कि वह सब घर नहीं था, माँ की मेहनत का शरीर था। अक्षय ने तुरंत फोन मिलाया। माँ जी, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से शांति देवी की शांत आवाज आई। जहाँ इज्जत बची हो वहीं हूँ। आपने मेरा सामान चोरी किया है। तुम्हारा? शांति देवी ने पूछा। कौन सा? टीवी बिल मेरे नाम, फ्रिज मेरे नाम, सोफा मेरे नाम, कार की ईएमआई भी मैंने भरी, पर कार तुम्हारे नाम है, इसलिए छुई तक नहीं। तुम्हारे कपड़े, लैपटॉप, जूते सब रखे हैं, बाकी सब मेरा था। अक्सर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप भूल रही हैं कि हम आपके साथ रहते थे। नहीं बेटा, शांति देवी ने कहा, मैं भूल रही थी कि तुम मेरे घर में रहते थे। फोन कट गया। अक्षय ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। देख लेना, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। नंदिनी पहली बार बोली। किस बात की शिकायत? कि माँ अपना सामान ले गई? तो मेरी तरफ हो या उसकी? यह सवाल नंदिनी के भीतर कहीं बहुत गहरे लगा। उसकी आंखों के सामने रात का दृश्य घूम गया। माँ बाथरूम के दरवाजे पर कांपती खड़ी थी और वह चुप थी। उसे याद आया बचपन का एक दिन। बारिश में स्कूल बस नहीं आई थी। माँ ने ढाबा बंद किया। भीगे कपड़ों में उसे लेने गई। घर लौटकर खुद बुखार में तपती रही, मगर नंदिनी के लिए गर्म दूध बनाया। उसे शादी का दिन आया। माँ ने अपने कंगन उतार कर उसके हाथों में पहना दिए थे और कहा था, बेटी, तेरे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। और आज उसी बेटी के घर में माँ अकेली रह गई थी। नंदिनी उठी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। अक्षय हंसा हंसा। जा रही हो और वापस मत आना। वहां पुराने ढाबे में बैठकर रोटियां बेलना। नंदिनी ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर पहली बार उसे अपने पति का असली चेहरा दिखा। महंगा परफ्यूम, ब्रांडेड शर्ट, कारपोरेट अंग्रेजी, और भीतर से खाली आदमी। शायद रोटियां बेलना किसी इंसान को इंसान समझने से आसान है, उसने कहा। वह बिना बैग उठाए बाहर निकल गई। करोल बाग की उस पुरानी गली में रात की हवा में मसालों, धूल और पुराने दिनों की गंध थी। शटर आधा खुला था। अंदर बलवंत सिंह, दो मजदूर और शांति देवी सफाई कर रहे थे। टूटी कुर्सियां बाहर पड़ी थी। दीवार पर पुराना बोर्ड धूल से ढका था। शांति देवी का ढाबा। नंदिनी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माँ। शांति देवी ने पलटकर देखा। उस एक शब्द में पछतावा था, डर था, प्यार था, और वह बच्ची भी थी जो कभी माँ की साड़ी पकड़कर चलती थी। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। नंदिनी धीरे धीरे अंदर आई और माँ के पैरों में बैठ गई। माँ, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने आपको नहीं बचाया। मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। मैं डर गई थी, या शायद मैं आराम से अंधी हो गई थी। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज मजबूत रही। बेटी, गलती से ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना बच्चा चुप हो जाए। नंदिनी फूटकर रो पड़ी। मुझे एक मौका दे दो माँ। मैं सब ठीक नहीं कर सकती, पर आपके साथ खड़ी रह सकती हूँ। शांति देवी ने उसकी तरफ देखा। माँ का दिल गुस्सा रख सकता है, मगर पत्थर नहीं बन सकता। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ रख दिया। खड़ी रहना है तो सच के साथ रहना, मेरे साथ नहीं, सही के साथ। अगले दिन से करोल बाग की गली में अजीब हलचल शुरू हुई। पुराना ढाबा साफ हुआ। दीवारों पर चूना लगा।
लकड़ी की मेजें आई, नया चूल्हा लगा, बोर्ड फिर चमका, शांति माँ का ढाबा, घर जैसा खाना। नंदिनी ने ऑफिस से छुट्टी ली। पहली बार उसने इंस्टाग्राम पर कैफे की फोटो नहीं डाली। उसने माँ के हाथ की कड़ी, आलू के पराठे और गरम चाय की तस्वीर डाली। कैप्शन लिखा, जिस माँ ने मुझे बनाया मैं उसे पहचानना भूल गई थी, अब फिर से सीख रही हूँ। पोस्टर वायरल हो गई। कई पुराने ग्राहक लौट आए। अरे शांति बहन, आप वापस? माँ जी, आपके छोले जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। बलवंत रोज सुबह मदद करने आने लगा। मिसेज मल्होत्रा भी एक दिन आई और बोली, आपने हिम्मत दिखाई शांति जी, हम सबको दिखाया कि माँ होना कमजोरी नहीं। तीसरे दिन अक्षय आया। काली कार बाहर रुकी। वह धूप का चश्मा लगाए अंदर आया, जैसे अभी भी वही मालिक हो। मगर इस बार सामने खाली फ्लैट की बूढ़ी औरत नहीं, चूल्हे के पास खड़ी सीधी कमर वाली शांति देवी थी। नंदिनी काउंटर पर बिल बना रही थी। अक्षय ने धीमे स्वर में कहा, नंदिनी चलो घर। नंदिनी ने पूछा, कौन सा घर? ड्रामा बंद करो। मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया था। मम्मी जी की ओवर रिएक्ट कर गई। चलो अब सब ठीक कर लेते हैं। शांति देवी चुप रही। नंदिनी ने पहली बार साफ आवाज में कहा, ठीक? आपने माँ को आधी रात को बेइज्जत किया, 2 साल उनके घर में रहे, उनके पैसे से बिल भरे गए, और जब उन्होंने अपना सामान ले लिया तो आपको इज्जत याद आई? अक्षय ने दांत भींचे। तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? मेरी सोसाइटी में हंसी उड़ रही है। शांति देवी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, इज्जत घर के फर्नीचर से नहीं आती, बुजुर्गों से बात करने के ढंग से आती है। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। अक्षय बोला। ढाबे में बैठे लोगों की नजरें उस पर टिक गई। शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, नहीं दूंगी, बस इतना कहूंगी, फ्लैट अभी भी मेरे नाम है, चाहो तो 1 महीने में खाली कर दो, नहीं तो वकील का नोटिस जाएगा। अक्षय का चेहरा उतर गया। आप अपनी बेटी का घर तोड़ेंगी? नंदिनी ने जवाब दिया, घर उस रात टूट गया था जब मैंने माँ को रोते देखा और तुमने उन्हें बुढ़िया कहा। अक्षय के पास अब कोई शब्द नहीं बचे। वह बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ढाबे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक बूढ़े ग्राहक ने धीरे से ताली बजाई। बाकी लोग भी ताली बजाने लगे। शांति देवी ने नंदिनी को देखा, बेटी, ताली से पेट नहीं भरता, चल चाय चढ़ा। दोनों हंस पड़ी, आंसुओं के बीच मगर सच्ची हंसी। महीने भर बाद अक्षय ने फ्लैट खाली कर दिया, कार भी बेचनी पड़ी, कर्ज चुकाने में उसकी चमक उतर गई। नंदिनी ने उससे अलग रहने का फैसला किया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, मगर पहली बार अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया। शांति देवी ने फ्लैट किराए पर दे दिया। किराए से ढाबे का खर्च आराम से चलने लगा। नंदिनी ने अपनी नौकरी जारी रखी। शाम को ढाबे के ऑनलाइन ऑर्डर संभालती। उसने माँ के नाम से छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, शांति माँ की रसोई। पहला वीडियो था आलू के पराठे माँ के हाथ से। कुछ ही महीनों में शांति माँ की रसोई का यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुंच गया। लोग सिर्फ पराठों की रेसिपी नहीं, माँ बेटी के रिश्तों की गर्माहट देखने आते थे। एक दिन वीडियो शूट करते समय नंदिनी ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, अगर उस रात माँ मुझे छोड़ देती तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। उसी शाम ढाबे के बाहर लंबी लाइन लगी थी। शांति देवी ने चूल्हे पर रोटी सेकते हुए आसमान की तरफ देखा। बरसों बाद उन्हें लगा, उन्होंने घर नहीं खोया, अपनी इज्जत वापस पाई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।